हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट पे। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 500 एमसीक्यू जो अपना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसमें से स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन। जी हाँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें आपसे, टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट पेपर 1 की एमसीक्यू। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये बहुत यूजफुल होगा आप सभी का। आप एज ऑल नो कि मई 2021 में आप सभी का एग्जामिनेशन होने वाला था, जो किसी वजह से डिले आपका हो चुका है एज ऑल नो। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ के कि क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है टीचिंग एप्टीट्यूड की। बात करें पेपर 1 का, तो ठीक है 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जी हाँ 500 डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। देखिए, जो हम सीरीज यहाँ पे देखेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। एज यू ऑल नो कि अगर हम बात करें अब, तो फाइव क्वेश्चंस यहाँ से आने ही आने हैं। तो इन 500 क्वेश्चंस के थ्रू आप इन 5 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं और देखते हैं पहला कुछ क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड की 500 में से बात करते हैं। उससे पहले नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। जी हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट जैसा आप इसके में देख पा रहे लिखा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प अ टीचर इंक्लूड सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट। यानी कि अगर हिंदी में बात करें, इसमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी होगा जो टीचर करेगा, तो यानी टीचर अगर करें तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर सोशल और मोरल वैल्यूज डेवलप होगा। यानी टीचर को क्या करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट के अंदर सोशल वैल्यू भी आए आगे और मोरल वैल्यूज भी निकल के आए। तो जैसे ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन वैल्यूज, कि वो सिर्फ लेक्चर्स देके चले जाएं उस वैल्यूज पे, या फिर वो टीवी प्रोग्राम्स दिखाएं। तीसरा, वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करवाएं, जैसे वो कोर करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उनको रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बताया जाए। तो देखिए, अगर कभी भी सोशल और मोरल वैल्यूज डेवलप करना होगा ना स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्हें सबसे जरूरी क्या है कि आप उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाइए। एज यू ऑल नो, अगर स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर सोशल और मोरल वैल्यूज डेवलप होगा। ठीक है ना। तो लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, टीवी प्रोग्राम तो हमेशा देखते हैं, उससे कोई वर्क नहीं होगा। रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बताने से भी कुछ वर्क नहीं होगा, क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना, उतना पॉसिबल नहीं है कि वो डेवलप किया जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया, टीचिंग इन हाई एजुकेशन। हम सभी जानते हैं कि अपना जो पेपर 1, उसमें 10 सब्जेक्ट्स अपने हैं। जो 10th अपना पार्ट है वो हाई एजुकेशन को ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है, जो प्रीवियस से आया हुआ क्वेश्चन है, जो यूनिट 1 और यूनिट 10 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से और हायर एजुकेशन दोनों मिला के बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था यहाँ पे कि आप हायर एजुकेशन में टीचिंग कब कहेंगे, यानी टीचिंग जो होता है हायर एजुकेशन में, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या इम्प्लाई करता है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिए गए थे। यहाँ पे प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन द टेक्स्ट बुक। आप हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि आप बच्चों को सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया केवल आप उतना उसको पढ़ा रहे हैं, केवल उतना उसके बारे में केवल आप उसको जानकारियाँ दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, आस्किंग स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जो क्लास में स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनसे आप रेगुलरली कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनका रेगुलर आप टेस्ट ले रहे हैं, एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप मदद कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रिपेयर कर पाएं और एग्जामिनेशन पास करें। चौथा, आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स कुछ सीखें। तो देखिए, हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है कि आप उस स्टूडेंट्स को अगर दिया गया टेक्स्ट बुक का ही पढ़ा देंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अपने 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग का। कौन कौन सा होता है, एक होता है मेमोरी लेवल का, जहाँ पे सिर्फ बच्चों को सिखाया जाता है कि मतलब सिर्फ बच्चा को मतलब जो स्टूडेंट्स होता है उसको सिर्फ याद करवाया जाता है, यानी जो थॉटलेस होता है। ठीक है। नंबर 2 अपना आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जहाँ पे टीचर बताते हैं और स्टूडेंट्स
उस चीज को थोड़ा समझते भी हैं। तीसरा अपना होता है रिफ्लेक्सिव लेवल का, जहाँ पे टीचर बताते हैं, स्टूडेंट सीखता भी है, रटता भी है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो अगर सिर्फ पढ़ा दें, जैसे ऑप्शन नंबर 7 दिया गया यहाँ पे कि आप सिर्फ उनको वो पढ़ा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर बी ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे कि आप स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छी बात है, एग्जामिनेशन करवाना भी अच्छी बात है, लेकिन देख हमें क्या होता है, देखिए ये भी ऑप्शन भी सही ऑप्शन बन सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी पे हम आते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि आप स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हैं एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करवाने के लिए और पास करवाने। देखिए हायर एजुकेशन का केवल इतना मतलब नहीं होता कि आप बच्चे को केवल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाइए और एग्जामिनेशन के लिए तैयार करवाइए। हायर एजुकेशन मतलब होता है कि आप स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाइए बट एग्जामिनेशन के बाद का भी पढ़ाइए, जैसे वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के आगे भी कभी कुछ अगर वर्क आए तो उसको यूज कर पाए। केवल एग्जाम के लिए पढ़ाना, एग्जाम के पर्पस के लिए पढ़ाना सफिशिएंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न, मदद करना कि स्टूडेंट सीख पाए, याद कर पाए। देखिए लर्न एक जो वर्ड है लर्निंग, ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन टिक करना रहेगा, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस डी ऑप्शन के अंदर में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, टीचिंग इफेक्टिव कब कहा जाएगा, यानी टीचिंग जो होगा हम उसको इफेक्टिव कब कहेंगे, अगर टीचर सब्जेक्ट का मास्टर होगा, या टीचर के पास पढ़ाने का उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर हम बात करें ऑप्शन में से ऐसा कहा गया कि स्टार्ट करें वहां से जहां से स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी मतलब जहां पे मतलब टीचिंग इफेक्टिव तब कहा जाएगा अगर टीचर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फैकल्टीज लेकर पढ़ाए तो। तब आप सभी को देखिए टीचर मास्टर होगा, ये इफेक्टिव उतना नहीं है। ठीक है ना, सबसे इफेक्टिव टीचिंग कब कहलाएगा, जब आप वहां से पढ़ाइए जहां से स्टूडेंट्स को पहले से पता है। समझ रहे हैं बात ना। देखिए हमने देखा था कि जो स्टूडेंट्स होता है, अब जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ ऑलरेडी कुछ बैठा हुआ है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के बारे में कोई जैसे मानिए कोई टॉपिक है, अब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी उसके बारे में उसके बारे में उसको पहले से कुछ पता है। ठीक है, अब आप कुछ भी बताएंगे, आप भले आप उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में मास्टर क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले से कुछ गलत चीज बैठा हुआ है तो आप उसको सही से चीज पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, टीचर इफेक्टिव तब कहलाएगा जब आप पहले बच्चा को कितना मालूम है उसको पहले जानिए, वहां कितना स्टूडेंट्स को पहले से पता है, फिर वहां से उसके अगर गलत पता है तो उसको सही करते हुए तब आगे बढ़िए वहां से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन का आंसर, कि आप पहले देखिए बच्चे को कितना पता है उसको, वहां से अगर गलत है तो उसको सही करिए वहां से और तब आगे बढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहा गया यहाँ पे कि एट ऑथोरिटेरियन लेवल, देखिए हमने देखा था 3 लेवल होते हैं अपना, एक होता है ऑथोरिटेरियन लेवल, यानी जहाँ पे टीचर सिर्फ सब कुछ देखता है, सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। ठीक है ना, यानी सिर्फ कहिए सिर्फ सब्जेक्ट एंड मतलब कहिए पूरा टीचर लेवल होता है, पूरा अपना सब्जेक्ट लेवल अपना होता है। ठीक है, सिर्फ टीचर कंट्रोल करता है, बाकी बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, बाकी बच्चा सिर्फ याद कर, बच्चा सिर्फ पैसिव रहेगा। इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स अपना रिप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑथोरिटी में अगर टीचर आएंगे सिर्फ टीचर ही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। तो एक ये होता है, और एक होता है डेमोक्रेटिव लेवल। डेमोक्रेटिव क्या होता है, जहाँ पे आजादी रहता है, टीचर बोलते हैं, बच्चा भी बोलता है, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है एक ऑथोरिटेटिव लेवल पे टीचिंग क्या होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, सिर्फ टीचर बोले, बी चाइल्ड बोले, हेडमास्टर सेंटर्ड हो, या एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा, मैं बताया अभी, देखिए ध्यान रखिएगा। और जब भी हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन लेवल का, यहाँ पे सिर्फ टीचर बोलेंगे, सिर्फ टीचर। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है डेमोक्रेटिक का, तो वहाँ पे होता है स्टूडेंट, यानी बच्चा भी बोलता है, टीचर दोनों मिलकर बोलते हैं। लेकिन जब भी बात होती है ऑथोरिटेरियन लेवल की, तो सिर्फ टीचर बोलेंगे, बच्चा सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ सुनेगा, सिर्फ बच्चा पैसिव लर्नर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ का ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ का आता है यहाँ पे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, और एक बहुत ही समझ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसमें से कौन सा चीज गलत है माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो थोड़ा सा पहले बात करते हैं आखिर ये माइक्रो टीचिंग क्या होता है। देखिए माइक्रो टीचिंग मतलब होता है जब टीचर कुछ ही बच्चों को बैठ के पढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 5 to 10 बच्चों को पढ़ाना हुआ आपको, तो इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं।
यहाँ से देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड माइक्रो टीचिंग है ना, इसको ड्वाइट एलन ने लाया था। कौन? ड्वाइट एलन ने इसको लाया था इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा चीज गलत है माइक्रो टीचिंग के बारे में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप 5-6 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या, यानी ये कि उसमें क्वेश्चनिंग आराम से होगा। देखिए, जब ज्यादा बच्चे होते हैं ना, जब 200-300 बच्चे होते हैं, तो फिर वहां पे क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। तो ठीक है, तो वहां पे गलत बात होगी अपना। जैसा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है आपसे, यहाँ पे ठीक क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है अपने यहाँ पे कि माइक्रो टीचिंग के अंदर इसमें से कौन सी गलत है। पहला, मेथड टीचिंग का, ऑप्शन नंबर बी, ये इसके अंदर में ये कंसिस्ट करता है कोर टीचिंग स्किल को, इसमें हर स्किल को अलग अलग सिखाया जाता है, और क्वेश्चनिंग एक अलग वन कॉम्पोनेंट है माइक्रो टीचिंग का, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको उठा के आपको। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपको लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट करवाना हुआ, तो कितने लोग साथ करवाएंगे आप? अगर मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप, मैंने कहा कि आपको चल के केमिस्ट्री लैब में कुछ आपको बच्चों को सिखाना है लैब में, तो कितने बच्चों को ले जाएंगे आप? सर हार्डली, अगर एक एक्सपेरिमेंट करना रहेगा तो 5-6 बच्चों को ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे सर। तो उसमें क्या होगा, हर बच्चे को आप अलग सिखाएंगे। हाँ सिखाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन में देखिए सी हो सकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या, को टीचिंग। देखिए जब कम बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ही गहराई में सिखाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या, क्वेश्चन उसमें बच्चे आसानी से पूछ सकते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, यहाँ पे ये मेथड टीचिंग अपना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया यहाँ पे आपका कि द बेस्ट वे टू रिएक्ट अ रॉन्ग आंसर गिवन बाय ए स्टूडेंट इज। अगर कोई बच्चा कभी गलत आंसर दे रहा है तो उसको, स्टूडेंट अगर कोई गलत आंसर दे रहा है, ठीक है, तो क्या बेस्ट तरीका होगा रिएक्ट करने का। अब आप एक टीचर हैं तो क्या बेस्ट तरीका बताइए। अगर मानिए कोई स्टूडेंट है, अगर आपने कुछ पूछा गलत बताया तो क्या करेंगे आप उसको? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल उसको डांटेंगे आप कि क्या तुम सीख के आए हो, क्या तुम पढ़ के आए हो। ऑप्शन नंबर बी, कि आप उसको बताएंगे कि आपका आंसर क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, आप उससे पूछेंगे, आप दूसरों से पूछेंगे, आप दूसरे से पूछेंगे भाई दूसरा बच्चा आंसर बताए। ऑप्शन नंबर डी, कि आप उस बच्चे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सही क्वेश्चन आपका आंसर देखिए, अगर गलत बच्चा बता रहा तो आप उसको बताइए कि आपका आंसर क्यों गलत है। तो सही आप क्वेश्चन आंसर क्या होगा, टू एक्सप्लेन करना कि व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना। ओके फाइन। आते क्वेश्चन सेवन पे, एक टीचर क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी वॉइस क्या होनी चाहिए? हाई या बहुत तेज होनी चाहिए, चिल्लाते हुए होना चाहिए, लो बहुत ही धीरे होना चाहिए, मॉडरेट एकदम मतलब मीडियम होने चाहिए, या कभी तेज कभी लो होना चाहिए। तो देखिए, अगर टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा क्या है ना कि कभी कभी आवाज को तेज और कभी कभी आवाज को धीरे करना पड़ता है। क्यों सर? देखिए, अगर तेजी बोलेंगे तो बच्चे सुनाई नहीं देगा, मतलब कि एक तरह का बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। लो बोलेंगे तो कभी कभी एक तरह का, समझ रहे हैं ना, कभी एक तरह का बोरिंग लगेगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जब टॉपिक को आप थोड़ा सा तेज धीरे करके बताएंगे ना, तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखते हैं कभी कुछ आप सुनते भी होंगे, जैसे मानिए कोई सॉन्ग, कोई गाना सुनते ही होंगे आप सभी। तो देखिए, सॉन्ग में क्या होता है, सॉन्ग कभी भी एक पिच का नहीं होता ना, कभी उसमें कुछ लाइनें तेज, बहुत तेज होती है, उसकी वॉइस तेज होती है, तो कभी उसी सॉन्ग में कुछ लाइनें धीरे बोली जाती हैं। क्यों? जैसे सुनने में अच्छा लगे, मधुर लगे, और सुनने वाले का भी एक मोरालिटी बनी रहे, और सुनने वाला भी उसको अच्छा लगे सुनने में। आप समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अपनी पिच को कभी तेज कभी धीरे रखेंगे, जैसे सुनने में अच्छा लगेगा। अगर कभी कुछ शॉकिंग बात हुआ तो थोड़ा तेज कर लीजिएगा, नॉर्मल हुआ तो लो कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कंसंट्रेट भी कोई भी कर पाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। कमिंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है यहाँ पे, अगर हम विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है, यानी कि हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, तो इसमें से कौन सा ऐसा वन है जो लिसनिंग का कंपोनेंट नहीं है। यानी इसमें से 3 सेम है और एक अनलाइक है, ठीक है ना। 3 लाइक इसमें दिए गए और एक अलाइक है, अनलाइक, ठीक है। हियरिंग, बीइंग अटेंटिव, सी आंसरिंग, डी अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो ये होमवर्क है, पहली बात है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे नीचे दीजिएगा कमेंट करके, फाइन। 3 इसमें से कोई सेम है, एक इसमें से अलग है, कौन सा, इसको मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वाले पार्ट में। कमिंग क्वेश्चन नंबर 9 में बात, ठीक है। क्वेश्चन 9 कहता है कि टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, अगर आपको कभी अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो क्या जरूरी है। क्या, अगर मानिए कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन की बात करें,
तो अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, तो क्या जरूरी है उसके लिए? पहला कि आप बच्चे को लगातार चेक करते रहिए, इवैल्यूएट करिए स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली। ऑप्शन नंबर बी कि आप टीचर को हाई सैलरी दे दीजिए, कि आप अपने करिकुलम को बार बार रिवाइज करते रहिए। ऑप्शन नंबर डी कि टू आप एक अच्छा स्कूल बिल्डिंग बनाइए। बताइए क्या अच्छा बिल्डिंग बनाएंगे तो एजुकेशन बढ़ जाएगा? क्या कोई चांस ही नहीं है। अगर आप बार बार करिकुलम चेंज करेंगे तो बच्चा पहली बात तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर किसी चीज को बार बार बदला जाए, मान लीजिए कि आपका पेपर है, आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैंने कहा हर अटेम्प्ट में अपना पेपर जून में होता है, अपना पेपर दिसंबर में होता है बिल्कुल होता है। हर बार मैंने कहा, हर बार अगर बदला जाए सिलेबस, हर बार बदला जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप क्या अडॉप्ट कर पाओगे? आपको सर क्या हो रहा है, हर बार सिलेबस बदलता है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बार बार करिकुलम बदलना भी सही नहीं है। सी क्या है, बी क्या है, आप टीचर को हाई सैलरी दे दीजिए, तो क्या कुछ होगा? उससे कुछ होगा क्या? उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्टैंडर्ड एजुकेशन का बढ़ाया जाए, उससे जरूरी क्या है कि आप स्टूडेंट्स को लगातार चेक करिए, लगातार चेक करिए, यानी कि फॉर्मेटिव जिसम का होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चे का लगातार करते रहिए, जिससे स्टूडेंट्स आगे भी अच्छा कर पाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं आप लोग। द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग अ स्टूडेंट्स होमवर्क, सबसे अच्छा तरीका क्या? मानिए कि अगर आपने स्टूडेंट को होमवर्क दिया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दिया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसका चेक करने का? बताइए। पहला, टू असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास, और इसको असाइन किया जाए उन बच्चों के पास जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, तो क्या मैंने ऐसा कहा क्या इस वीडियो में कि वही बच्चे बताएंगे जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सभी के लिए खोला है। भैया जिसको पता है नीचे कमेंट करेगा। तो पहला तो गलत हो गया ऐसे ही कि सिर्फ आप उनको असाइन करो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो पहला ऑप्शन हो सकता नहीं है। ठीक है, बी क्या है, टू चेक द आंसर्स इन द क्लास इन द ग्रुप, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होमवर्क जो बच्चों को दिया जाता है ना, तो आप उसको क्लासरूम में अगर डिस्कस करेंगे ना, तो कोई बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब कुछ कभी कभी फनी आंसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चा जो हो, स्टूडेंट जो, उसको अच्छा ना लगे। ठीक है ना, कि सब बच्चे उस पर हंस रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है तरह यहाँ पे। अगर बेस्ट तरीका जो है स्कूल होमवर्क को चेक करने का, सी की बात करें तो चेक करना है कि स्पेसिफिक आपने एक आंसर बता दिया और कहा भैया जो ऐसा लिख के आएगा मैं उसी को मानूंगा, तो ये भी गलत तरीका है भैया। देखिए सब तो सब्जेक्टिव है ना, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, सबकी तो सोच अलग अलग है, तो आप थोड़ा अलग लिखेंगे, लेकिन आप कहो भैया नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, तो वो पॉसिबल है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप टीचर जो हो वो अपने से चेक करें और रेगुलर चेक करें। क्लियर है? यस। कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ लर्नर, इसमें से कौन सा टेस्ट जरूरी है कि आप लर्नर की एबिलिटी को पता किया जाए, यानी कि कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जो कैरी किया, मतलब जो डिटरमाइन करता है कि लर्नर की क्षमता क्या, एबिलिटी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अचीवमेंट, स्कॉलरशिप। देखिए 4 ऑप्शन हैं। पहली बात है कि ऑप्शन नंबर ए बी में तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड मतलब होता है कि जिसके साथ कोई जन्म ले रहा है, बस समझ रहे, जिसका कोई बॉर्न कर रहा है, यानी आपका आईक्यू लेवल है, समझ रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, दैट इज द आपका आईक्यू लेवल क्या है। हम लोगों ने पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग कभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, समझ रहे हैं, यानी ये क्या होता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका इंटेलिजेंसी क्या है, तो ये होता है ए ऑप्शन। बी क्या, एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या होता है, आपकी राय क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। देखिए आपका राय, आपका ओपिनियन डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना, वो आपके एटीट्यूड को शो करता है। सी क्या है कि आपकी कितने अचीवमेंट, आपने कितना चीजें जीता है, वो ऑप्शन डी क्या, स्कॉलरशिप, यानी कि आपका स्कूल लेवल की कुछ चीज अपनी हो गई, ठीक है, आपका कुछ एजुकेशन लेवल की चीज अपनी हो गई। तो इसमें कौन सा टेस्ट होगा जो बताएगा कि लर्नर की क्या एबिलिटी, लर्नर की क्या क्षमता है, लर्नर की क्या एबिलिटी है, तो कौन सा बताएगा, बताइए मुझे फटाफट। बहुत ही सिंपल मैंने बता दिया, आप होप सो इस क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, एप्टीट्यूड। बच्चे का एबिलिटी क्या बताएगा, बच्चे का एबिलिटी बताएगा बच्चे का इंटेलिजेंसी लेवल क्या है, समझ रहे ना, बच्चे का आईक्यू लेवल कम बताएगा इसमें, तो आप कहां से आंसर करोगे उस क्वेश्चन का, एप्टीट्यूड। इज इट क्लियर? फाइन सर। सो दैट्स ऑल, इतना ही रखूंगा मैं आज के 10 क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। और कल हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन, ध्यान रखिए, कल हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे
500 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर में भी, और कल हम लोग ले आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के भी इंपॉर्टेंट। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ना, ये सभी PYQ थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे। आपको कितने से पता थे 10 क्वेश्चन में से, नीचे मुझे कमेंट करिए, बताइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको जरूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक इन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।